ओके, नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्या है टॉपिक? है हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, और क्या है क्रिस्टल फील्ड? सी एफ एस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और क्या है सी एफ एस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। दो अलग अलग देखेंगे। एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सी एफ एस क्या होता है। ठीक है, ये है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, चलो देखो पहला क्या लिखा है। एक एग्जांपल है K4Fe-CN6। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है D2sp3। ये अभी हम लोग नहीं निकालेंगे, ये हम लोग निकालने के लिए सीख चुके हैं। ठीक है, इसको ये क्या है D2sp3। अब ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। तो हमें पता है ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है? देखो 1 2 3 4 5 6, 6 लिगेंड लगा हुआ है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, वीबीटी के थ्रू हमें ये पता होता है कि लिगेंड जो है सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। बट सीएफटी क्या बोलता है? क्या है सीएफटी? क्या है हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मेटल लिगेंड बॉन्ड इज आयोनिक। इसके थ्योरी के हिसाब से ये जो डॉट वाला बॉन्ड है ना, ये क्या है? डॉट है। ये तो कौन सा था? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये डॉट डॉट करके जो दिखाया गया है, ये बोलता है कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो आयोनिक है। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोल रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, NiCl4 है। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। हम अभी नहीं निकालेंगे, बस हम लोग क्या है देख रहे हैं। ठीक है, निकालने के लिए हम सिखा चुके हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और sp3 आया है, तो क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल बनेगा। अब देखो टेट्राहेड्रल मींस 4 लिगेंड क्या कर रहा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा। अकॉर्डिंग टू वीवीटी क्या है? लिगेंड जो है मेटल के साथ हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। बट अकॉर्डिंग टू सीएफटी, लिगेंड मेटल के साथ आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। चलो आगे, अगला क्या है? एक और एग्जांपल है कॉपर NH3, फिर क्या 4, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। अब D2sp3 आता है तो उसका क्या होता है? ज्योमेट्री होता है स्क्वायर प्लेनर। बिल्कुल स्क्वायर प्लेनर लगा दो इस तरह का। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी क्या देखने को मिल रहा? मेटल और लेगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा। बट अकॉर्डिंग टू सीएफटी, मेटल लिगेंड कैसा बॉन्ड रहता है? आयोनिक बॉन्ड रहता है। ये कौन बोलता है? सीएफटी बोलता है। ठीक है, ये हो गया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है? पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो क्रिस्टल मींस होता है पॉइंट चार्ज और फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब है। अब इसका जो क्या है डिफिनेशन है या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलता क्या है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, मतलब क्या? सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और ये जो कि लिगेंड जो है वो निगेटिव चार्ज की तरह या तो न्यूट्रल लिगेंड कंसीडर, देखो निगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और जो लिगेंड न्यूट्रल होगा वो क्या होगा? वो डायपोल शो करेगा। डायपोल मतलब क्या? अब उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, मतलब उसके पास डेल्टा निगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा? डेल्टा निगेटिव चार्ज, और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा सेंट्रल मेटल एटम के पास। ठीक है, तो क्या हो गया? इतना चीज हम लोग समझ गए। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, क्या हो गया? सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, लिगेंड या तो निगेटिव चार्ज रहेगा, अगर चार्ज निगेटिव नहीं है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो उसके पास क्या होगा? डायपोल मोमेंट देखने को मिलेगा। मींस क्या है? सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, लिगेंड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, तो लिगेंड पे निगेटिव चार्ज आएगा और सेंट्रल एटम के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये अब पता चल रहा कि हाँ आयोनिक बॉन्ड बन रहा, मतलब पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आ रहा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा, मतलब आयोनिक बॉन्ड बन रहा। देखो क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू सीएफटी, बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड क्या है? आयोनिक है। सीएफटी के थ्रू अगर देखा जाए तो जो बॉन्ड बन रहा मेटल और लिगेंड के बीच में वो कैसा है? आयोनिक है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीएफटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब क्या? मेटल हमारा पॉजिटिव चार्ज है, लिगेंड हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स आ जाएगा। वो फोर्स को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, चलो आगे देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी।
क्या है, अकॉर्डिंग टू CFT लिगेंड अप्रोच सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, क्या करेगा लिगेंड, क्या करेगा अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल एटम को और बोलेगा कि आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करो। ठीक है, देन एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इंक्रीज टू क्या है वेरी सेंटर लेवल। जब अप्रोच करेगा उस समय क्या होगा, डी ऑर्बिटल का जो एनर्जी है वो क्या है इंक्रीज कर जाएगा और वो कहां पे चल जाएगा, बैरी सेंटर। देखो ये हमारा डी ऑर्बिटल है। ठीक है, ये डी ऑर्बिटल अभी इस एनर्जी लेवल पे है, जैसे ही अप्रोच करेगा इसका एनर्जी बढ़ जाएगा। देखो ऊपर जाना मतलब एनर्जी बढ़ना। ठीक है, एनर्जी बढ़ेगा और वो कहां पे चला जाएगा, बैरी सेंटर लेवल तक। कहां पे, वहां तक हमारा डी ऑर्बिटल चल जाएगा। देखो एनर्जी लेवल इंक्रीज। ठीक है, एनर्जी लेवल क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। ये है बैरी सेंटर लेवल। ये क्या है, डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल मतलब क्या, जब अप्रोच किया लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को तो अपना एनर्जी बढ़ा के ऊपर चला गया। ठीक है, इतना ये हो गया। व्हेन लिगेंड अप्रोच मोर क्लोजर टुवर्ड द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, क्या हुआ, अब और क्लोज आ गया। देन a splitting of orbital occur which is known as crystal filled splitting। फिर क्या होगा, देखो जैसे ही लिगेंड और क्लोज आएगा सेंट्रल मेटल एटम के पास तो ये जो ऑर्बिटल है ना, देखो डी ऑर्बिटल का कितना, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल है। ये 5 ऑर्बिटल क्या करेगा, टूट जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा। ठीक है, स्प्लिट कर जाएगा और इस तरह का बनाएगा, एक बनाएगा T2G। देखो एक बनाता है T2G, एक बनाता है EG। T2G के पास 3 ऑर्बिटल रहता है, EG के पास हमारा 2 ऑर्बिटल रहता है। ठीक है, T2G के पास कितना हो गया, 3 ऑर्बिटल और EG के पास हमारा 2 ऑर्बिटल। ये नाम है। ठीक है, ये 3 ऑर्बिटल का नाम T2G है और इस 2 ऑर्बिटल का नाम EG है। ये हो गया। ठीक है, एक बार फिर से समझो क्या हुआ, लिगेंड जैसे ही सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच किया आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए, एनर्जी जो है डी ऑर्बिटल को वो बढ़ गया। फिर क्या हुआ, और क्लोज आया तो जो डी ऑर्बिटल है वो स्प्लिट कर गया 2 पार्ट में। नाम क्या हुआ, T2G और EG। T2G के पास 3 ऑर्बिटल, EG के पास 2 ऑर्बिटल। ठीक है, इतना समझ गए। चलो आगे देखते हैं। चलो आगे देखते हैं, ये क्या है, हमारा डी ऑर्बिटल है। देखो स्टडी ऑफ डी ऑर्बिटल थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 डी ऑर्बिटल के पास कितना है, डी जो है उसके पास 5 ऑर्बिटल है। ठीक है, डी के पास 5 ऑर्बिटल है। एक का नाम है DXY, DYZ, DXZ और 2 का क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। जो स्क्वायर वाला है वो ऑर्बिटल कहाँ होता है, ऑन द एक्सिस होता है। कहाँ पे होता है, ऑन द एक्सिस। सिर्फ ये याद रखना है। ठीक है, ये डायग्राम नहीं याद रखना है। ये दोनों जो होता है कहाँ होता है, ऑन द एक्सिस। मीन्स इसको एक्सियल डी ऑर्बिटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको एक्सियल डी ऑर्बिटल भी बोलते हैं। और ये दोनों ऑर्बिटल इजी बनाता है, EG। T2G और EG था ना, ये दोनों ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल बनाता है। ये इसको बोलते हैं EG। ये इसको और क्या बोलते हैं, इक्वली डीजेनरेट ऑर्बिटल भी बोलते हैं, EG और इक्वली डीजेनरेट ऑर्बिटल। और ये तीनों ऑर्बिटल देखो, ये तीनों ऑर्बिटल कहाँ होता है, बिलो द एक्सिस, सॉरी बिटवीन द एक्सिस। कहां पे होता है, बिटवीन द एक्सिस में होता है। और इसको क्या बोलते हैं, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। ये एक्सियल डी ऑर्बिटल था, ये हो गया नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। इसका नाम क्या है, T2G। और इसको बोलते हैं ट्रिपली ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, नाम याद हो गया, बस इतना ही काफी करना है। क्या डायग्राम जानना है, नहीं जानना है हम लोग को, बस इतना ही काफी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके देखो अब क्या है, CFS इन ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, क्या है, क्रिस्टल फिल्ड। क्रिस्टल फील्ड इसको क्या पढ़ते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल में चेक करेंगे। ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल का अलग अलग होगा। ठीक है, इन ऑक्टाहेड्रल लिगेंड अप्रोच सेंट्रल मेटल एटम ऑन द एक्सिस सो एनर्जी ऑफ ऑन द एक्सिस ऑर्बिटल इंक्रीज सो इजी। ऊपर क्या होता है, देखो इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है ना वो एक्सिस, ऑन द एक्सिस पे अप्रोच करता है तो एक्सिस का जो एनर्जी है वो हाई होता है और जो क्या है बिटवीन एक्सिस है उसका एनर्जी कम हो जाता है। तो एक्सिस पे कौन है, एक्सिस पे ये वाला है, इजी वाला। एक्सिस पे इजी वाला है तो इजी वाला क्या होगा, देखो ये हमारा नॉर्मल डी ऑर्बिटल है। ठीक है, जैसे ही लिगेंड अप्रोच किया सेंट्रल मेटल एटम को,
हमारा एनर्जी थोड़ा सा बढ़ गया। अब और क्लोज आया तो क्या होगा, एक बनेगा इजी, एक बनेगा T2G। T2G के पास 3 ऑर्बिटल होगा, इजी के पास 2 ऑर्बिटल होगा। इजी ऊपर क्यों गया, क्योंकि लिगेंड जो है ऑन द एक्सिस क्या है, अप्रोच कर रहा है, इसलिए इजी का एनर्जी ऊपर चला गया और T2G नीचे आ गया। तो इजी के पास 2 ऑर्बिटल और T2G के पास 3 ऑर्बिटल। ठीक है, क्या ये डायग्राम जानना है? नहीं, ये डायग्राम हम लोग नहीं जानना है। ठीक है, बस बना हुआ है, देखना, कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, CFS इन टेट्राहेड्रल, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल। देखो, इन टेट्राहेड्रल लिगेंड अप्रोच सेंट्रल मेटल एटम बिटवीन एक्सिस, मतलब क्या है, इस बार T2G का एनर्जी ज्यादा हो रहा है बिटवीन एक्सिस, सो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस इंक्रीज, सो T2G का एनर्जी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ये देखो, नॉर्मल डी ऑर्बिटल, फिर जब अप्रोच किया थोड़ा सा एनर्जी बढ़ा, फिर क्या हुआ, जब बिटवीन द एक्सिस किया तो T2G का एनर्जी ऊपर चला गया, EG का एनर्जी नीचे आ गया। T2G के पास 3 ऑर्बिटल होगा, EG के पास 2 ऑर्बिटल होगा। क्या ये डायग्राम देखना है? नहीं, हमें नहीं जानना है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, मेटल, एम से मेटल है, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव होगा। एल से हो गया लिगेंड क्या होगा, या तो निगेटिव होगा या तो न्यूट्रल होगा। ठीक है, और मेटल और लिगेंड के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड। ये पढ़ लिए हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, ये चीज पढ़े। ऑक्टाहेड्रल में क्या हो रहा, ऑक्टाहेड्रल में इजी का एनर्जी ऊपर जा रहा है, T2 एनर्जी नीचे आ रहा है। टेट्राहेड्रल में क्या हो रहा है, T2 का एनर्जी ऊपर है, EG का एनर्जी नीचे है। ये दो चीज याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब हम लोग एनर्जी पे चलते हैं। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं किसका, टेट्राहेड्रल का। ये देखो, नॉर्मल डी ऑर्बिटल, जैसे ही लिगेंड अप्रोच किया बैरी सेंटर पे चला गया हमारा ऑर्बिटल, मतलब थोड़ा सा एनर्जी बढ़ गया। फिर क्या हुआ, इजी का एनर्जी सबसे ज्यादा, T2 का एनर्जी कम। ठीक है, अब इजी का जो एनर्जी है वो कितना होता है, तो होगा +3/5 डेल्टा नॉट। ये किसका एनर्जी है, इजी का एनर्जी। क्या इसको लिख सकते हैं, 0.6 डेल्टा नॉट हो गया। देखो, और ये जो T2G का एनर्जी जो है -2/5 डेल्टा नॉट, ये हो गया। क्या इसको लिख सकते हैं, -0.4 डेल्टा नॉट। ये देखो, ये हो गया 3/5, 0.6 प्लस में ये हो गया 2/5 -0.4 डेल्टा में। तो ये दोनों एनर्जी हो गया T2G का, और इजी का एनर्जी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये डायग्राम भी ऑक्टाहेड्रल का था। तो अब ऑक्टाहेड्रल का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी चेक करते हैं। क्या करना है, कुछ नहीं। देखो, पहला इजी का एनर्जी 3/5 डेल्टा नोट। उसके बाद चेक करना है इजी में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको मल्टीप्लाई कर दो। मतलब क्या है, एन इजी मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इजी। पहले क्या लिखें, इजी का एनर्जी 3/5 डेल्टा नोट इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इजी, मल्टीप्लाई कर दे, फिर प्लस लिए। फिर क्या है, T2G का एनर्जी कितना है, -2/5। ठीक है, उसके बाद चेक करेंगे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G में है, ये हो गया, प्लस NP। एन क्या है, एन है हमारा न्यू पेयर फॉर्म, और पी क्या है, पेयर्ड एनर्जी। देखो कितना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना है, मतलब क्या, जैसे कि मान लो पेयरिंग होगा तो न्यू पेयरिंग कितना हो रहा है, जैसे कि मान लो 1 2 3 है। ठीक है, उसके बाद दो पेयर, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, तो दो पेयरिंग हुआ, तो एन हो जाएगा न्यू पेयर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, लिख लिख के ट्राई करो, याद हो जाएगा। कितना, पहले इजी का एनर्जी लिखो, इजी का एनर्जी लिखने के बाद जितना इलेक्ट्रॉन इजी में है उससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस दो, फिर T2G का एनर्जी लिखो, फिर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G में है उसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर N इंटू पी। एन इंटू पी क्या हो गया, N हो गया न्यू पेयर्ड फॉर्म, और P क्या है, पेयरिंग एनर्जी, जो कि दिया रहता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमें बस इतना चेक करना है कि कितना पेयरिंग बना है। ठीक है, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल का फॉर्मूला। उसी तरह हम लोग टेट्राहेड्रल चेक करेंगे। देखो देखो क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल, सिंपल, कुछ नहीं है। देखो, अब इस बार क्या हुआ, इस बार T2G ऊपर चला गया, तो T2G ऊपर गया है, एनर्जी T2G का वही होगा 2/5 डेल्टा नोट, बट ऊपर में है तो पॉजिटिव, नीचे है तो निगेटिव। तो T2G का इस बार एनर्जी क्या हो गया, +2/5 डेल्टा नोट, और इजी का एनर्जी कितना हो गया,
3/5 डेल्टा नॉट, या सॉरी यहाँ पे टी लिखाता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल का वहाँ पे ओ था, यहाँ पे टी होता है, यहाँ पे क्या होता है डेल्टा टी, वो हो गया डेल्टा ओ, ठीक है। तो ये एनर्जी है, सेम वही फॉर्मूला, क्या वही फॉर्मूला लगना है, क्या T2G का एनर्जी लिखो, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G में है, तो देखो 2/5 डेल्टा टी इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G प्लस माइनस 3/5 डेल्टा टी इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इजी, इजी में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिर क्या है एनपी, एन क्या है न्यू पेयर कितना बन रहा वो पी, पी पी हो गया हमारा पेयर, क्या पेयरिंग एनर्जी। ये दो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और क्या है ऑक्टाहेड्रल में T2G क्या होता है नीचे होता है, टेट्राहेड्रल में T2G ऊपर होता है, ये चीज भी क्या है याद रखना है, ठीक है। चलो आगे देखो, देखो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है FeCN6। देखो CN6 है मींस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 6 मींस ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है हम समझ गए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मींस ऑक्टाहेड्रल है। तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, ऊपर हमारा T2 EG जाता है और नीचे हमारा T2G रहेगा। देखो T2G नीचे रहेगा, निकालना क्या है, निकालना है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, वही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। देखो अब Fe जो है, पहले क्या चेक करना है, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, निकाल लेना, सिंपल वही तरीका x इक्वल टू करके, तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 है मतलब Fe2+ पे है, ठीक है। अब आयरन का जो क्या है एटॉमिक नंबर 26, मींस इसको क्या लिखेंगे 3d8 4s2, 4s2। देखो अब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया है, Fe2+ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या बचेगा, सॉरी 3d6 ना, 3d6 4s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, सिर्फ बचा क्या 3d6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन बचा है, ठीक है। अब हमें पता है इस कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल में मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे भरेंगे, देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर क्या है हमें पता है Cn जो है वो पेयरिंग करवाता है, तो ऊपर जाने से पहले यहीं पे पेयरिंग हो जाएगा, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं होता है तो ऊपर चला जाता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो यहीं पे पेयरिंग हो जाएगा, 1 2 3 पेयरिंग हो गया, मतलब इजी में एक भी इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं, सारा इलेक्ट्रॉन T2G में ही रह गया। देखो क्या है आयरन Fe2+ पे है तो 3d6 आ गया, पेयरिंग होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो क्या हो गया T2G में ही 6 के 6 इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो गया, और T2G का एनर्जी है -2/5 डेल्टा ओ। अब CSF का फॉर्मूला लिखो, देखो CFSE, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 6 इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी कितना है -2/5 डेल्टा ओ, ठीक है। वो इजी का एनर्जी कितना है, इजी में कितना इलेक्ट्रॉन है 0 इलेक्ट्रॉन है, कितना हो गया 3/5 डेल्टा नो, ठीक है। उसके बाद प्लस 2p, अब ध्यान से देखो 2p क्यों लिखा है, अब देखो अगर हम लोग डी ऑर्बिटल चेक करें, देखो डी ऑर्बिटल ऐसा रहता है, देखो ये रहा हमारा, ये देखो डी ऑर्बिटल है, तो पहले कितना 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला आएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयरिंग हो गया, तो कितना बार पेयर हो रहा है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, तो 2 बार पेयरिंग हो रहा, तो नंबर ऑफ पेयरिंग कितना हो गया, देखो n = 2 मतलब 2 न्यू पेयरिंग आर फॉर्म, मतलब 2p, n इंटू पी मतलब 2 × p। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 × 0.4 माइनस में, देखो है ना माइनस में 0.4 डेल्टा टी, और ये तो 0 हो गया, +0 + 2p, तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 6×24 -2.4 डेल्टा नोट प्लस 2p आ जाएगा हमारा एनर्जी, क्या आ जाएगा -2.4 डेल्टा नोट प्लस 2p हो जाएगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इसका, ठीक है। ये हो गया, चलो अब नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या है, कोबाल्ट F6 के साथ है, तो पहले क्या करेंगे, हमें मालूम है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है। क्या हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, मतलब ये ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। क्या है ऑक्टाहेड्रल है। अब ऑक्टाहेड्रल का कैसा बनता है, ऑक्टाहेड्रल का बनता है ऊपर हमारा इजी रहता है, ठीक है, मतलब 2 ऑर्बिटल, नीचे हमारा T2G रहता है मतलब 3 ऑर्बिटल, ठीक है T2G।
अब देखो सबसे पहले कोबाल्ट, कोबाल्ट का पहले निकालेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कितना पे है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 पे है, ये लिखा हुआ है, निकालना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद उसका क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए कि कोबाल्ट कितना होता है, 3d7 4s2 पे होता है, 4s2 पे। तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन, 2 यहां से 1 यहां से, कितना बचा, 6 इलेक्ट्रॉन बचा है, ठीक है, 3d6। अब हमें पता है जो फ्लोरीन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो पेयरिंग नहीं करवाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा, देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 5 हो गया, फिर छठा यहां से स्टार्ट होगा, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरह से फिल हुआ, इस तरह से फिल हुआ, अगर पेयरिंग नहीं हो रहा तो अब क्या है, फॉर्मूला लगाओ, देखो CSF पहले क्या इजी, इजी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इजी में, एनर्जी इजी का क्या होता है, 3/5 डेल्टा नोट, 3/5 डेल्टा नोट, ये हो गया, प्लस 2, फिर T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, चार कितना टोटल, 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन है, और इजी का T2G का एनर्जी लिखो -2/5 प्लस 0, देखो पेयरिंग कहीं पे हुआ है, देखो अगर मान लो हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, देखो कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, देखो पेयरिंग हुआ है, बट किसके, इस वजह लिगेंड के वजह से पेयरिंग नहीं हुआ है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन था, इस वजह से पेयरिंग हुआ है। अगर लिगेंड क्या है, फोर्सफुल्ली पेयरिंग करवा रहा, तब यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी लेना है n = 1, लेकिन फोर्सफुल्ली पेयरिंग नहीं करवा रहा है, तो पेयरिंग कितना हो गया, n = 0, मतलब एक भी पेयरिंग नहीं हुआ है, तो पेयरिंग एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये आ गया कितना, ये आ जाएगा हमारा 6/5 डेल्टा नोट, ये कितना आ जाएगा, प्लस ये माइनस में आएगा 8/5 डेल्टा नोट, देखो ये हो गया 5, तो ये हो जाएगा 6 डेल्टा नोट माइनस 8 डेल्टा नोट, कितना आ जाएगा, -2/5 डेल्टा नोट, देखो ये हो गया क्या, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इस तरह से ऑक्टाहेड्रल का हम लोग क्रिस्टल फील्ड एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी निकालते हैं। फॉर्मूला पता होना चाहिए, T2G में सॉरी ऑक्टाहेड्रल में इजी ऊपर रहता है, T2G नीचे रहता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा पेयरिंग करवाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं रहेगा पेयरिंग नहीं करवाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, क्रोमियम CN6 3-, तो पहले क्या है, हमें मालूम है 6 है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मींस ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल जैसे ही पता चला क्या करेंगे, 2 बनाएंगे, इजी को ऊपर लिखेंगे, T2G को नीचे लिखेंगे, देखो T2G को नीचे लिख दिए, फिर क्या है देखेंगे, क्रोमियम कितना पे है, क्रोमियम 3+ पे है, ठीक है, क्रोमियम 3+ पे है, क्रोमियम का ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3+, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इससे गया, 2 इलेक्ट्रॉन इससे गया, कितना बच गया, 3 इलेक्ट्रॉन, 3D के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, और CN पेयरिंग करवाने वाला है, तो पहले हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, देखो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, अब पेयरिंग क्या करवाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता तब ना पेयरिंग होता है, पेयरिंग करवाना नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, अब एनर्जी लिखो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, देखो क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 × T2G का एनर्जी कितना होता है, -2/5, -2/5, ओके। अब इसमें इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं, तो 0 × 3/5 कितना हो जाएगा, 0, पेयरिंग हो रहा नहीं, 0, कितना आ जाएगा, 3 × 6/5 -6/5 डेल्टा नोट, क्या आ गया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। बेसिक है, सिंपल बेसिक, ऐसा नहीं है कि इसको पेयरिंग करवा देना है, इसको पेयरिंग नहीं करवाना है, 3 इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा, ठीक है, फिल हो गया, उसके बाद एक्स्ट्रा जैसे मान लो ऐसे इस टाइप का रहता, ठीक है, एक, तो क्या होगा, फिर पेयरिंग होगा, ठीक है, ऐसे पेयरिंग नहीं करवा देंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर इसको समझो, देखो 3 इलेक्ट्रॉन था, 1 2 3, अगर 4 इलेक्ट्रॉन रहता, 1 2 3, अब अगर 4 इलेक्ट्रॉन रहता तो ऊपर नहीं जाके यहीं पे हो जाता, तो इसको पेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। T2G ही पहले फिल होगा, फिर जाके इजी फिल होगा, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर मान लो देखो, अगर मान लो 5 इलेक्ट्रॉन रहता तो क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या ऊपर जाना था, लेकिन पेयरिंग हो रहा तो नीचे ही रह जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो ऐसे समझो, देखो अगर मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3, लेकिन पेयरिंग नहीं हो रहा तो ऊपर चला जाएगा 5, इस टाइप से इसको पेयरिंग करवाते हैं, ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो देखो अब क्वेश्चन समझो, अगर मान लो किसी के ऑक्टाहेड्रल चल रहा है, ठीक है,
ऑक्टाहेड्रल है और उसके डी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ऊपर नहीं जाएगा, इस टाइप का बनेगा। फिर मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो क्या होगा, देखो 6 इलेक्ट्रॉन है लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ऊपर जाना चाहिए था, वीक रहता तो, लेकिन नहीं है, तो 4 5 6, देखो 6 इलेक्ट्रॉन इसी में फिल हो जाएगा, इजी में हमारा 0 हो जाएगा। इजी और T2G, देखो ये हमारा T2G है, ये हमारा इजी है, ये हमारा इजी है, ये हमारा T2G है, ठीक है। अब देखो अगला, अगर मान लो 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन है, क्या होगा, फिल करेंगे, देखो इस टाइप से फिल करेंगे, देखो इसमें क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, देखो वीक वीक फील्ड है, देखो ध्यान से देखना, वीक फील्ड है ना, तो ध्यान से देखो वीक फील्ड में क्या होगा, पहले हमारा T2G है, देखो 1 2 3, फिर इजी है 4 5, ठीक है, फिर नीचे आ जाएगा 6 7 8, देखो ये फील्ड हुआ, ऊपर 2 है, नीचे 6 है। वीक फील्ड में क्या होगा, पहले नीचे फिल होगा, फिर ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर से बच जाएगा तो फिर नीचे आके पेयरिंग करेगा, तो ये अपने आप पेयरिंग हो रहा, कोई क्या बोलता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करवा रहा है, ठीक है। अगर मान लो 9 इलेक्ट्रॉन है और 9 इलेक्ट्रॉन रहने के बाद ये वीक फील्ड है, तो क्या होगा, देखो देखो ऊपर है हमारा इजी, तो 1 2 3 4, सॉरी पेयरिंग नहीं होना है ना, पेयरिंग नहीं करवाना है, ठीक है, 1 2 3 4 5, फिर नीचे आएंगे 6 7 8 और फिर ऊपर चल जाएंगे 9, देखो ऊपर में एक पेयरिंग है, नीचे में पेयरिंग नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा, फिल कर रहे इलेक्ट्रॉन, ये स्ट्रॉन्ग मतलब जो वीक लिगेंड के वजह से पेयरिंग होना था उसके वजह से नहीं हो रहा, खुद इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा अपने ऑर्बिटल को। जब क्या है, इस टाइप से भरते हैं ना, देखो अगर मान लो हम लोग का 9 इलेक्ट्रॉन है, ये डी ऑर्बिटल, ठीक है, देखो 9 इलेक्ट्रॉन 9 है, तो 1 2 3 4 5, फिर यहाँ आ जाएगा 6, तो ये पेयरिंग नहीं करवा रहा, ये खुद ब खुद पेयर हो रहा, 7 8 9 इस टाइप से हो रहा, तो यहाँ पे लीगेंड का कोई काम नहीं है, लीगेंड अपना बिहेवियर वीक की तरह ही शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो D4 है और स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, तो क्या होगा, D4 है तो स्ट्रॉन्ग लीगेंड में क्या होगा, देखो 1 2 3 और स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग करवाएगा 4, देखो और इजी खाली रह जाएगा। उसी तरह D4 है लेकिन क्या है, D4 है लेकिन वीक है, तो क्या होगा, 1 2 3, फिर ऊपर चला जाएगा 4, क्योंकि वीक है ऊपर चला गया। D2 है लेकिन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो 1 2 कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि अभी नीचे वाला ही खाली है तो पेयरिंग होना ही नहीं है, तो ये हो गया क्या हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड कैसे बिहेव करता है और कैसे T2G में अपना इलेक्ट्रॉन फिल करता है, कैसे इजी में अपना इलेक्ट्रॉन फिल करता है, ये चीज हम लोग पता चल गया, ठीक है। और क्या, T2G नीचे होगा, इजी ऊपर होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, और नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। देखो 5D सीरीज, 4D सीरीज और 3D सीरीज, देखो 5D में PT आता है, 4D में PD आता है और 3D में NI आता है, ठीक है। क्या है, उस जिसका जो 5D सीरीज में होगा उसका क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ज्यादा होगा, उसके बाद 4D सीरीज का, उसके बाद 3D सीरीज का, ये क्रिस्टल फील्ड एनर्जी प्रोपोर्शनल है, मतलब प्रोपोर्शनल है नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, मतलब 5D सीरीज का एनर्जी ज्यादा, फिर 4D सीरीज का, फिर 3D सीरीज का, एक चीज ये हुआ। उसके बाद क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है स्क्वायर प्लेनर का ज्योमेट्री रहेगा तो उसका एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर ऑक्टाहेड्रल का एनर्जी और सबसे कम किसका होता है, टेट्राहेड्रल। तो हम अगर मान लो ये बता सकें कि कौन सा कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है, कौन सा कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है, तो क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं किसका एनर्जी कितना है या कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ लिगेंड, मतलब क्या, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है
वीक फील्ड लिगेंड है, तो दोनों में से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ज़्यादा होगा। मतलब जिस कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उस कॉम्प्लेक्स का क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ज़्यादा है। देखो यहाँ पे Cn है, यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, सेंट्रल एटम दोनों का सेम है, ठीक है, सेंट्रल एटम दोनों के सेम है, लेकिन लिगेंड अलग अलग है। लिगेंड अलग अलग है तो देखो Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, Cl हमारा वीक लिगेंड है, तो Cn वाला क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी होगा, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ज़्यादा होगा क्या, NiCN4 से एज कंपेयर टू द NiCl4 का। ठीक है, चलो देखो सवाल समझो क्या लिखा है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हाईएस्ट फॉर, किसका हाईएस्ट है, देखो कोबाल्ट 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 कोबाल्ट, सेंट्रल मेटल एटम सेम है, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम सेम है, सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब हम सब बता सकते हैं सब टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, अब देखो सबका लिगेंड अलग है, सबसे पहले लिगेंड ही चेक करना, लिगेंड सबका लिगेंड अलग है। अब हमें यहाँ पे वो याद करना होगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वहां से पता चलेगा कि किन कौन लिगेंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन सब में से देखो फ्लोरीन सबसे कम स्ट्रॉन्ग, क्लोरीन उससे भी ज्यादा कम स्ट्रॉन्ग, और HCN फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में रहता था, याद है ना, HCN फ्लोरीन क्लोरीन के बीच में रहता था, तो ये हो गया। तो इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, DMG हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उसका सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी फॉर द हाईएस्ट, अब देखो ये जो है इसका इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, देखो ध्यान से समझना, सेंट्रल एटम सेम लिगेंड सेम, सेंट्रल एटम सेम लिगेंड सेम, सेंट्रल एटम सेम लिगेंड अलग है। ठीक है, लिगेंड अलग है लिगेंड क्या है, अलग है। तो यहां से ऐसे भी देख सकते हो इसका लिगेंड क्लोरीन है, सबसे वीक है, तो सबसे कम जो होगा, सबसे कम क्या होगा, इसी का होगा क्या, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब क्या करना है, इन दोनों में कंपेयर करो, देखो इन दोनों में कंपेयर करेंगे क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो इससे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा क्या, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा कि इसका D2sp3 है, तो D2sp2 है, उससे पता चलेगा कि इसका हमारा ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है, इसका हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, इसका तो निकालना नहीं है, 6 है मतलब ऑक्टाहेड्रल, और इसका जब निकालोगे तो ये हो जाएगा sp3, तो ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल। तभी पढ़ के आए क्या, स्क्वायर प्लेनर का एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर ऑक्टाहेड्रल का, और सबसे कम टेट्राहेड्रल का होगा। तो अगर मान लो कि सेंट्रल एटम भी सेम है, लिगेंड भी सेम है, तो कैसे कंपेयर करेंगे, हम कंपेयर करेंगे ज्योमेट्री निकाल के। तो दोनों का ज्योमेट्री कैसे निकालेंगे, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, ज्योमेट्री निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे कि किसका एनर्जी कितना है। इसको अच्छे से ट्राई करना, ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना, ज्योमेट्री निकालना, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना, इसका ज्योमेट्री निकालना, इसका निकालने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि चाहे D2sp3 आए या sp3D2 आए, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होना है, तो इसमें तो कोई चेंजेस होने से रहा। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी। अब देखो स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, मतलब जिसका एनर्जी ज्यादा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा। और क्या, स्टेबिलिटी एक और चीज पे डिपेंड करता है, चिलेटिंग, चिलेटिंग मतलब क्या था, कंप्लेक्स फॉर्मिंग चिलेटिंग रिंग आर मोर स्टेबल देन नॉर्मल कॉम्प्लेक्स, मतलब क्या, जो कॉम्प्लेक्स रिंग बना रहा वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू द नॉर्मल के थ्रू। ठीक है, गिवन बोथ कॉम्प्लेक्स हैव सेम सेंट्रल मेटल एटम एंड सेम डेंसिटी। ठीक है, ये होना चाहिए कि दोनों सेम सेंट्रल एटम बना होना चाहिए, और एक रिंग बनाएगा एक रिंग नहीं बनाएगा, कौन स्टेबल होगा, रिंग बनाने वाला एनर्जी स्टेबल होगा। ठीक है, उसके बाद देखो स्टेबिलिटी का प्रायोरिटी क्या है, अगर मान लो क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी और चिलेटिंग दोनों आ जाए तो किसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, पहले देखो कार्बन डोनर लिगेंड को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। मतलब क्या, कार्बन डोनर लिगेंड मतलब क्या, सिंपल समझो कि जिसका क्या बोलता है, लिगेंड ज्यादा स्ट्रांग होगा, कार्बन डोनर मतलब लिगेंड ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसके थ्रू हम लोग एनर्जी निकालेंगे। उसके बाद देखो ऐसे समझो, इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको नहीं भी याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले रिंग को प्रायोरिटी देंगे, कौन रिंग बना रहा, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसी से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलो देखो क्या लिखा है, इन केस ऑफ चिलेटिंग मोर
नंबर ऑफ रिंग गिव मोर स्टेबिलिटी। देखो दो स्ट्रक्चर है, एक है FeOX3, एक है FeEDTA, ठीक है। अब इसमें से दो स्ट्रक्चर बनेगा। देखो ये सेंट्रल मेटल एटम, ये ऊपर वाला एक OX, ये नीचे वाला एक OX, एक OX, ये तीन OX है। यहाँ पे देखो तीन OX है। अब देखो ध्यान से देखना, एक रिंग यहां बन रहा, एक रिंग यहां बन रहा, एक रिंग यहां बन रहा, तीन रिंग बन रहा, तीन रिंग बन रहा। और कितना मेंबर करेंगे, देखो एक, दो, तीन, चार, पांच, तीन रिंग बन रहा 5 मेंबर का रिंग का, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में हमें तीन रिंग बन रहा 5 मेंबर रिंग का। अब इसमें देखो, इसमें क्या हुआ, EDT है, ये देखो आयरन, ठीक है, ये आयरन है। इसमें क्या होगा, हमारा 5 रिंग बनेगा। ध्यान से देखना, एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, देखो इस टाइप से, एक, दो, तीन, चार, 5 रिंग बन रहा। और 5 रिंग देखो क्या हुआ, ये ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड किया, फिर ये ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड किया, फिर क्या हुआ, ये नाइट्रोजन इसको प्रोवाइड किया, ये नाइट्रोजन इसको प्रोवाइड किया, फिर ये वाला निगेटिव वाला ऑक्सीजन इसको दिया, और ये वाला ऑक्सीजन इसको दिया। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने के बाद हमें क्या पता चला, 5 रिंग बन रहा, ठीक है, 5 रिंग बन रहा। कितना मेंबर रिंग, मेंबर रिंग समझो, देखो एक, दो, तीन, चार, और एक कहाँ गया, हाँ, एक पांच, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 5 मेंबर का रिंग बनेगा, लेकिन कितना बन रहा, 5 रिंग बन रहा है। इसमें कितना, तीन ही रिंग बन रहा था, जिसका ज्यादा रिंग वो ज्यादा स्टेबल, काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे इतना ज्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है, ठीक है। देखो, इफ द नंबर ऑफ रिंग इज सेम, अगर मान लो नंबर ऑफ रिंग सेम है तो चेक करेंगे 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 5 मेंबर रिंग, मतलब 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होगा इस कंपेयर टू द 5 रिंग। देखो दो एग्जांपल है, FeC2O4, Fe क्या है, एक, ये वाला है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग बना, तीन रिंग, और मेंबर ऑफ रिंग देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, 3 रिंग है 5 मेंबर रिंग का, ठीक है। अब देखो एक रिंग, एक सेकेंड, हाँ, एक रिंग ये बन गया, एक रिंग ये बन गया, एक रिंग ये बन गया, तीन रिंग बन गया। अब मेंबर ढूंढो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, 6 मेंबर रिंग, मतलब 6 मेंबर का रिंग है, और तीन बन रहा, तीन इक्वल है, लेकिन 6 मेंबर का रिंग ज्यादा स्टेबल होता है 5 मेंबर का रिंग का। देखो ये हो गया क्या, हमारा स्टेबिलिटी। बस इसी तरह से चेक करना है। नेक्स्ट देखो, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नया टॉपिक क्या है, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक है। देखो, एवरी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स शो कलर बिकॉज दो रीजन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर दो ही रीजन के वजह से शो करता है। पहला, डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन क्या मतलब, क्या है, डी ट्रांजिशन का मतलब है कि डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अगर किसी के ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो कलर शो करेगा। कौन सा कलर शो करेगा, हम उस पर बात नहीं करेंगे, वो नहीं आता है। बस ये पूछा जा सकता है कि ये कॉम्प्लेक्स कलर शो कर रहा कि नहीं, तो क्या करेंगे, उसका डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे। अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कलर शो करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कलर शो नहीं करेगा, काम खत्म। उसके बाद देखो, मतलब अगर डी में एक और एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन है तो शो करेगा, अगर डी में 9 है तो भी शो करेगा। लेकिन अगर मान लो डी में 0 इलेक्ट्रॉन है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, देखो 5 ऑर्बिटल होता है, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो गया, फुल्ली फिल्ड हो गया, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, मतलब देखो, एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो शो करेगा, लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पूरा पेयर इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो कलर क्यों शो कर रहा, चार्ज ट्रांसफर की वजह से। बताएंगे, इसका एग्जांपल एक देंगे, ठीक, ठीक है। क्या हो गया, डी ट्रांजिशन के वजह से हमको कलर शो होता है, और चार्ज ट्रांसफर की वजह से हमको कलर देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो कलर क्यों दिखता है, उसका मैकेनिज्म सिर्फ रीड करना है, कभी नहीं आता है। देखो होता क्या है, व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ लेमडा फ्रॉम विजिबल रीजन, ठीक है, अगर कोई वेवलेंथ लाइट अगर विजिबल रीजन में फॉल करता है तो वो कलर दिखाएगा। वही लिखा है, व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ लेमडा फ्रॉम विजिबल रीजन फॉल ऑन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो क्या होगा, लाइट दिखेगा। क्या लिखा है,
द अनपेड इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड, जैसे ही लाइट पड़ा अनपेड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया, हायर एनर्जी पे चला गया, ठीक है। उसके बाद वो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन इन हायर लेवल अनस्टेबल होता है, मतलब हायर एनर्जी पे अनस्टेबल होता है, हेंस हेंस इट कम बैक एंड रिलीज एनर्जी, वो फिर क्या आता है, नीचे आ जाता है और एनर्जी रिलीज करता है। उसके वजह से हमें कलर देखने को मिलता है। ये मैकेनिज्म है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन एनर्जी कलर क्यों शो करता है, ठीक है। याद करना है, रीड कर लो, काफी है, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो चार्ज ट्रांसफर से कैसे इलेक्ट्रॉन कलर देता है वो समझो। देखो अगर देखा जाए KMnO4, ठीक है, KMnO4 क्या है, KMnO4 होता है, इसको लिख सकते हैं, देखो KMnO4, अगर हम इसको लिखे K प्लस MnO4 माइनस, ठीक है, इस टाइप से K को हटा दिया तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, सिर्फ MnO4 बनेगा, ठीक है, MnO4 माइनस। अब देखो MnO4 माइनस जो है वो क्या है, यहाँ पे X हो गया, ठीक है, M और -8 इक्वल टू -1, X इक्वल टू क्या हो गया +7, मीन्स जो Mn है वो +7 पे है, ठीक है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, और Mn का 4s1 और 3d5, सॉरी 4s2 और 3d5 होता है। देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, 5 इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, 7 इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब इसके पास डी में 0 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कलर नहीं शो करना चाहिए था, लेकिन ये डार्क पर्पल कलर का शो करता है। अब कैसे होता है, तो इसका स्ट्रक्चर समझो, देखो ये स्ट्रक्चर है Mn, देखो इस टाइप का स्ट्रक्चर है, तो ये निगेटिव चार्ज इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसकी वजह से ये कलर शो करता है। ये जो ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज है वो Mn को क्या है, Mn को वो क्या है, Mn को चार्ज दे देता है, जिसके वजह से वो कलर शो करता है। सेम इसमें भी उसी तरह होता है, देखो C2O7 में भी क्या आएगा, डी पे चार्ज 0 आ जाएगा, तो क्या होगा, ये चार्ज इसको दे देगा, तो क्रोमियम क्या शो करता है, कलर शो करता है। तो ये कलर याद रखना, MnO4 माइनस पे कलर होता है डार्क पर्पल, और Cr2O7 कैसा कलर शो करता है, ऑरेंज। तो ये दो कलर हमें याद रखना है, ठीक है, ठीक है। क्या लिखा है, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर, मतलब क्या हुआ, लिगेंड मेटल को चार्ज दिया, उसके वजह से वो कलर शो किया, लेकिन अभी भी डी के पास, उसके पास और इलेक्ट्रॉन नहीं है, अभी भी डी 0 है, लेकिन चार्ज देने की वजह से ये कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स क्या शो कर दिया, हमको कलर देखने को मिला। तो दो तरीका से कलर होगा, डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या तो चार्ज ट्रांसफर हो रहा, ठीक है। चलो देखो थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है, सिंपल सा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर अलग होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर अलग होना चाहिए, डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम, मतलब अलग अलग जगह पे कनेक्ट होगा तो आइसोमेरिज्म होगा। दो तरह का आइसोमेरिज्म हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चर अभी हम पढ़ लेते हैं, स्टीरियो बाद में पढ़ेंगे, एक और लेक्चर लेंगे, पूरा आइसोमेरिज्म खत्म हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी खत्म हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट रहेगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो उसका एक नोट्स दे देंगे, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर में पहले पढ़ेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। अब पहले इसमें चलते हैं, इसको बाद में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो पहला हम लोग का है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कैसे पहचानेंगे कि ये एग्जांपल आयोनाइजेशन का है, सिंपल, क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच गिव डिफरेंट नंबर ऑफ आयन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ आयन, ठीक है, इससे नहीं समझ में आया, दूसरा पढ़ो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच हैव डिफरेंट आयोनाइजेशन स्फीयर, मतलब क्या, आयोनाइजेशन स्फीयर, देखो ये क्या होता है, ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, बाहर वाला आयोनाइजेशन स्फीयर है, तो आयोनाइजेशन स्फीयर अलग होना चाहिए, सब कुछ सेम। देखो CrNH3 कितना है, 5 गो NH3 है, एक Cr है, एक SO4 माइनस है, एक Br है, ठीक है, सब कुछ सेम होना चाहिए, बट क्या, एक बार Br अंदर रहेगा, एक बार Br बाहर रहेगा। देखो
एक बार Br क्या हुआ, आयोनाइजेशन स्फीयर में ब्रोमीन है, एक बार आयोनाइजेशन स्फीयर में SO4 है। बस आयन का अंदर बाहर हो रहा। तो बस चेक करना है, सबसे पहले आइसोमेरिज्म में चेक करेंगे सारा जो हमारा आयन है सब सेम होना चाहिए। क्रोमियम है, अमोनिया है, SO4 है, ब्रोमीन है। इसमें भी देखो क्रोमियम है, अमोनिया है, Br है, SO4 है। बस क्या एक बार ब्रोमीन बाहर है, एक बार SO4 बाहर है। बस यही चीज आयोनाइजेशन स्फीयर में क्या होगा, इंटरचेंज होगा, उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। सेम देखो इस बार क्लोरीन अंदर है, दो ब्रोमीन बाहर है। इस बार क्या हुआ, दो ब्रोमीन अंदर है, दो क्लोरीन बाहर है। बाकी सब सेम है ना, देखो PT NH3 सब कुछ सेम है। इस बार क्या किया, एक क्लोरीन एक ब्रोमीन को अंदर रखा, एक क्लोरीन एक ब्रोमीन को बाहर कर दिया, काम खत्म। बस आयन जो है एक बार आयनाइजेशन स्फीयर में होगा, एक बार कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होगा। हाँ लेकिन सब कुछ सेम होना चाहिए। आपको PT भी देखना चाहिए, आपको अमोनिया 4 दिखना चाहिए, आपको क्लोरीन 2 को दिखना चाहिए, आपको ब्रोमीन 2 दिखना चाहिए। तो ये हो गया हमारा क्या, आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, आयोनाइजेशन स्फीयर सिंपल कैसे समझ में आएगा, चेक करो। पहले देखो कि सारा कंपाउंड सेम है, मतलब सारा एलिमेंट सेम होना चाहिए। बस आयोनाइजेशन स्फीयर में थोड़ा सा आयन का अंदर बाहर होगा, मतलब एक बार वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होगा, एक बार आयोनाइजेशन स्फीयर में होगा, काम खत्म। चलो नेक्स्ट क्या है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या है, वाटर कभी कभी क्या होगा, अंदर चला जाएगा, वाटर कभी बाहर हो जाएगा, सिर्फ वाटर का इनसाइड आउटसाइड होगा। ठीक है, सिर्फ वाटर। अब देखो क्या लिखा है, वाटर शो डिफरेंट बिहेवियर। हाइड्रेट है, हाइड्रेट मतलब क्या होता है, वाटर। तो वाटर शो करता है डिफरेंट बिहेवियर। ठीक है, H2O प्रेजेंट इन आयोनाइजेशन स्फीयर एज वेल एज वाटर प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। की है, आयोनाइजेशन में भी हो सकता है और कहाँ हो सकता है, हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी हो सकता है। ठीक है इसका एक एग्जांपल याद रखना, CuSO4.5H2O। ठीक है, इसको बस याद रख लो, कैसे आता है वो नहीं देखेंगे। ठीक है, इसको याद रख लो। अब देखना क्या हुआ है, देखो एक बार 4 वाटर अंदर है, एक वाटर बाहर है। फिर क्या होगा, एक वाटर अंदर चला जाए, बाहर चला जाएगा, और SO4 अंदर आ जाएगा। तो इस टाइप से क्या है, अंदर बाहर वाटर का होगा। देखो यहाँ पे क्या है, 5 वाटर अंदर है, एक वाटर बाहर है। देखो 4 वाटर अंदर आ गया, 2 वाटर बाहर चला गया। फिर 3 वाटर अंदर आ गया, 3 वाटर बाहर चला गया। इसके साथ साथ क्लोरीन भी जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म को आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि क्लोरीन का भी तो हुआ है इंटरचेंज। पर मेनली वाटर देखो का जहां पे भी वाटर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जा रहा, आयोनाइजेशन स्फीयर में जा रहा, उसको तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोल देंगे। और क्या, और भी एलिमेंट जाएगा तो हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म को आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हैं। लेकिन आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां पे वाटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा। जब तक वाटर एक्सचेंज नहीं हो रहा तब तक उसको हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म नहीं बोलेंगे। वाटर एक्सचेंज हुआ, हाइड्रेटेड हो गया, हाइड्रेटेड है तो वो आयोनिक भी है। ठीक है, सॉरी आयोनिक नहीं, आयोनाइजेशन। ठीक है, तो वो आयोनाइजेशन स्फीयर भी है। तो ये सारे जितना हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म है ना, वो सारा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी है। ठीक है अगला है लिंकेज आइसोमेरिज्म। कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल बेसिक है। अगर आपको एम्बीडेंटेंट लिगेंड दिख जाए, ठीक है, एम्बीडेंटेंट लिगेंड सो लिंकेज आइसोमेरिज्म, मतलब अगर कॉम्प्लेक्स में एम्बीडेंटेंट लिगेंड दिख गया, वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन भी देता है, नाइट्रोजन भी देता है, तो ये क्या हो गया, एम्बीडेंटेंट हो गया, मतलब ये लिंकेज आइसोमेरिज्म हो गया। दूसरा देखो यहाँ पे CN है, कार्बन भी देता था, नाइट्रोजन भी देता, तो एम्बीडेंटेड हो गया, मतलब लिंकेज आइसोमेरिज्म। यहाँ पे देखो NO है, एक बार नाइट्रोजन देता है, एक बार ऑक्सीजन देता है, मतलब क्या हो गया ये एम्बीडेंटेंट लिगेंड लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है। यहाँ पे देखो CN है, क्या होगा, एम्बीडेंटेड लिगेंड है तो लिंकेज आइसोमेरिज्म। देखो यहाँ पे NO2 भी है, CN भी है, तो दो है, तो एम्बीडेंटेड तो होगा ही, तो ये क्या हो गया, लिंकेज आइसोमेरिज्म का एग्जांपल। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म का एग्जांपल याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आपको एम्बीडेंटेंट लिगेंड ढूंढना है कॉम्प्लेक्स में। एम्बीडेंटेंट लिगेंड मिल गया, मतलब वो क्या करेगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा, काम खत्म। ठीक है, अगला है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में सिंपल याद रखना, देखो इसमें एक कैटायन होगा, एक एनायन।
तो केटायन भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है। देखो ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये भी कॉम्प्लेक्स है। तो अगर दोनों कॉम्प्लेक्स, नॉर्मली क्या बनता है, देखो नॉर्मली जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है K4FeCN6 इस टाइप का बनता है। देखो एक कॉम्प्लेक्स है बट ये तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये तो सिंपल है। लेकिन अगर दोनों कॉम्प्लेक्स हो, देखो ये हो जाएगा क्या, केटायन, ये हो जाएगा एनायन। तो इसमें एक हमारा सिंपल है, एक हमारा कॉम्प्लेक्स है। बट आपको अगर दोनों कॉम्प्लेक्स दिखे तो वो होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। देखो बोथ केटायन एंड एनायन अगर कॉम्प्लेक्स है, मतलब क्या कॉम्प्लेक्स टाइप का बना हुआ है, वो कहलाएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। हम लोग कैसे याद रखते थे, अगर दोनों ब्रैकेट के अंदर है, केटायन भी ब्रैकेट के अंदर है, एनायन भी ब्रैकेट के अंदर है, वो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म शो करेगा। उसको बस याद करके बस हम खत्म, याद हो गया हम लोग को। ठीक है, एकदम बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक से याद रखना, याद हो जाएगा। ये सबसे आसान है। हाँ जब हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे थोड़ा डिफिकल्ट है, ऑप्टिकल थोड़ा सा और डिफिकल्ट है। ठीक है, चलो ठीक है, आज इतना ही है, आज बार इतना ही करते हैं। फिर नेक्स्ट डे क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल और आइसोमेरिज्म, ये ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फिर क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म हो जाएगा। बस एक छोटा सा टॉपिक रहेगा तो उसको भी हम लोग करा देंगे। ठीक है, चलो।